नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की बैठक। आतंकवादी गुट लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद के बेटे हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाने का निर्णय किया। साथ ही कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों वाले 5 राज्यों को संक्रमण के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों के लिए मतदान जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक पुरस्कार और प्रतिष्ठित कलाकारों को ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर 2-1 से जीत दर्ज की। कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैच हारकर बाहर। और आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। दोपहर समाचार में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार आज अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है। संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली का सत्र 11 बजे शुरू हुआ, जिसकी अध्यक्षता असद कौसर कर रहे हैं। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक स्थगित की गई। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार देते हुए नेशनल असेंबली को बहाल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने स्पीकर को नेशनल असेंबली का अधिवेशन बुलाने का भी आदेश दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति ने नेशनल असेंबली को भंग कर दिया था। पिछले रविवार को इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को विपक्षी दलों ने असंवैधानिक बताते हुए शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी। इस बीच इमरान खान ने कल रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि वे संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की और कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत पर उसके हितों के खिलाफ दबाव नहीं बना सकता, लेकिन पाकिस्तान पर अपने विचार थोपना चाहता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि कोई भी महाशक्ति भारत पर दबाव नहीं डाल सकती और उसकी विदेश नीति में कोई दखल नहीं दे सकता। हमारे साथ ही हिंदुस्तान आजाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूं। मैं वहां वाकफियत भी बड़ी है, लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहां वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। वहीं अमेरिका ने आज एक बार फिर इमरान खान के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उनकी सरकार को गिराने में अमेरिका के शामिल होने का आरोप लगाया था। विदेश विभाग की प्रवक्ता जालिना पोर्टर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। गृह मंत्रालय ने आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष सरगनाओं में से एक हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है। तलहा सईद हाफिज मोहम्मद सईद का बेटा है और लश्कर-ए-तैयबा की एक विंग का प्रमुख है। मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि सईद मुख्य रूप से भारत में संगठन के लिए भर्ती करने, धन इकट्ठा करने, हमलों की योजना बनाने और अफगानिस्तान में भारतीय हितों के खिलाफ सक्रिय रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि
सईद पाकिस्तान में लश्कर के केंद्रों का दौरा कर भारत, इजराइल, अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद का प्रचार कर रहा है। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच नेशनल पीपल्स पावर के सांसद विजित हेरात ने कल कहा कि अगर राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्ष इस्तीफा नहीं देते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जाना चाहिए और वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। श्री हेरात ने कहा कि संसद को लोगों की आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने से पहले देश के राजनीतिक संकट का समाधान करना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन के देश के विकास को नई गति दे रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 3 साल से भी कम समय में करोड़ों घरों तक पानी पहुंचा है, जो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की बेहतरीन मिसाल है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 17 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जल जीवन मिशन के शुरू होने के बाद 9 करोड़ 40 लाख से अधिक घरों में नल से जल के कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार ने कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाने का निर्णय किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दूसरे कोविड टीके के 9 महीने पूरे होने पर एहतियाती डोज दी जाएगी। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 96% किशोरों को अब तक पहला कोविड टीका लग चुका है, जबकि 83% को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती डोज पात्र श्रेणी के लोगों को लगाए गए हैं। 12 से 14 वर्ष आयु के 45% बच्चों को पहला टीका लग चुका है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों से निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम में पहला और दूसरा टीका तथा पात्र श्रेणी के लोगों को एहतियाती डोज लगाया जाना जारी रहेगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क अब निजी टीकाकरण केंद्रों में कोविड रोधी एहतियाती टीके लगवा सकेंगे। सरकारी टीकाकरण केंद्र स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीका लगा रहे हैं। कर्नाटक में अब तक 10 करोड़ 47 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इसमें 14 लाख लोगों को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 185 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 14 लाख 79 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1150 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसी दौरान 1194 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.76% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, दिल्ली और हरियाणा को कोरोना संक्रमण के प्रसार पर पैनी नजर रखने और इसकी रोकथाम के लिए हर संभव कदम उठाने की सलाह दी है। मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में वृद्धि हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो रोजाना अधिक संख्या में नए मामले दर्ज कर रहे हैं। मंत्रालय ने नए कोविड-19 मामलों के समूहों की निगरानी करने और उच्च सकारात्मकता दर्ज करने वाले क्षेत्रों में पर्याप्त परीक्षण पर जोर देने की सलाह दी है। इसके अलावा कोविड टीकाकरण पर जोर देने की सलाह भी दी गई है। पत्रों में स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि राज्यों को सख्त निगरानी बनाए रखनी चाहिए और संक्रमण के किसी भी उभरते प्रसार को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुकदमों से पहले और बाद में भी मध्यस्थता की व्यापक स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और अन्य कदम उठाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि महामारी के कठिन समय में सूचना और प्रौद्योगिकी ने न्यायपालिका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रपति कोविंद आज नर्मदा जिले के केवड़िया में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। Amid unprecedented human misery during the last 2 years or so, if there was a saving grace, it was from information and communication technology. Dispensation of justice, too, was made possible with virtual hearings when physical gatherings had to be avoided. Even before the pandemic, the justice delivery system had benefited from the ICT to improve the quantity and quality of the services delivered to litigants and all stakeholders. इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को हल करने पर जोर दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन में विचार विमर्श से चुनौतियों का कुछ समाधान खोजने में मदद मिलेगी। Conflicts have a human face. One must have the foresight to look beyond the conflict. A dispute should not spoil your relationship. A prolonged litigation can not only drain your resources but also cause animosity. It is not necessary that every conflict or difference of opinion must find its way to the courts. But these differences can be resolved in a neutral environment where both parties are in a win-win situation. After all, life is a balancing act. केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने शीघ्र न्याय के लिए न्यायपालिका में बेहतर सुधारों का आह्वान किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत सरकार न्यायपालिका की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government, headed by Honorable Prime Minister Modi ji, is committed to speedy justice delivery system. And we all know how much our judges are working on that. With huge numbers of pending cases before various courts, from the lowest court to the Supreme Court, it is urgently felt by everyone that we have to look towards the path of alternative dispute resolution. And on that regard, the topic chosen for this important conference is very, very timely and apt. And also the information technology, which is soul of working in every sphere of life. We really need to dwell at length on the use of information technology in justice delivery system. गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर शुरू करने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी की भूमिका की प्रशंसा की। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति में आत्मनिर्भर और अखंड भारत समय की मांग है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य न्यायाधीशों और वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ साथ विभिन्न उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद अपनी 3 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान कल पोरबंदर जिले के माधवपुर में माधवपुर घेड़ मेला 2022 का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद का वडोदरा हवाई अड्डे पर गुजरात के राज्यपाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने स्वागत किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए नेशनल असेंबली की बैठक। आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के बेटे हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाने का निर्णय किया। साथ ही कोरोना संक्रमण के अधिक मामलों वाले 5 राज्यों को संक्रमण के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों के लिए मतदान जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर 2-1 से जीत दर्ज की। कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैच हारकर बाहर। और आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से और पुणे में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। 4 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप दी गई, 40 अन्य को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी पुरस्कार 23 प्रसिद्ध कलाकारों को दिए गए। तबला वादक जाकिर हुसैन, जतिन गोस्वामी, डॉक्टर सोनल मानसिंह, थिरुविदयम मरुदुर कुप्पिया कल्याण सुंदरम को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उन्हें कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी ने 3 उत्कृष्ट कलाकारों हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट और श्याम शर्मा को प्रतिष्ठित फेलोशिप से सम्मानित किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी उपस्थित थे। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के कलाकारों ने अपने समृद्ध अतीत को वर्तमान और भविष्य के सूत्र में पिरोया रखा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कला और संस्कृति भारत की आत्मा है और इनका संरक्षण आवश्यक है। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में लोक गायक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता मालिनी अवस्थी ने युवाओं से देश की समृद्ध परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने की अपील की। बहुत बहुत आभारी हूँ संगीत नाटक अकादमी के लिए कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक गायन को आगे ले जाने के लिए मुझे सम्मानित किया है। मैं यही कहूंगी कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को जाने, अपने पूर्वजों की धरोहर को संभाले और फिर आसपास के परिवेश को पहचाने। मैंने यही किया, कभी सोचा नहीं था कि इस काम को करते करते सम्मान भी मिलेगा। मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे सामने एक ऐसा वक्त आ गया था कि लोग परंपराओं से भी कट रहे थे, लोग गीतों से भी जुड़ने में तौहीन समझते थे कहीं न कहीं। संगीत नाटक अकादमी ने आज से विविध कला उत्सव का आयोजन किया है। ये इस महीने की 19 तारीख तक नई दिल्ली के कमानी सभागार और मेघदूत परिसर तथा रविन्द्र भवन में आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक मूल्यों और सुशासन का प्रबल समर्थक है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्रों में से एक है। वो आज गुवाहाटी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की 2 दिवसीय कार्यकारी समिति की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री बिड़ला ने कहा कि भारत के लोग सुशासन की लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूर्ण विश्वास रखते हैं और चुनावों के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है। नीचे से ऊपर तक हमारा लोकतंत्र सशक्त है और इसमें देश के 90 करोड़ से अधिक मतदाता सक्रिय रूप से भागीदारी निभाते हैं और जिस सहज रूप से जनता का जनादेश के आधार पर सत्ता का सहज स्थानांतरण भारत में लोकतंत्र में होता है, इससे लगता है कि भारत का लोकतंत्र बहुत सशक्त है, मजबूत है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा कार्यशील लोकतंत्र है। इस बैठक में 12 देशों के 75 प्रतिनिधि शामिल हैं और 13 देशों ने इसमें वर्चुअली भाग लिया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की 36 सीटों में से 27 के लिए मतदान शांतिपूर्वक जारी है। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। सुबह 8 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। वर्तमान में विधानसभा परिषद में 37 सीट खाली हैं। वोटों की गिनती 12 अप्रैल को होगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर।
आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए हर रोज ला रहा है इसी स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक। आज हम स्वतंत्रता सेनानी मियां साहेब खुर्द को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जो 9 अप्रैल 1860 को शहीद हुए थे। औरंगाबाद महाराष्ट्र के मियां साहेब खुर्द ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। औरंगाबाद के विभिन्न स्थानों पर अंग्रेजी सेना से उनकी मुठभेड़ हुई। 9 अप्रैल 1860 को कंपनी की सेना जब औरंगाबाद में निर्मल की ओर बढ़ रही थी, तब मियां साहेब खुर्द ने बहादुरी से उनका सामना किया और इस मुठभेड़ में शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार देश के इस महान सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। आज ही हम शायर कश्मीर गुलाम अहमद को भी याद कर रहे हैं, जो महजूर के उपनाम से विख्यात थे। सन 1952 में आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को उनका निधन हुआ था। महजूर जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में काम करते थे। सरकारी काम के सिलसिले में उन्हें घाटी में दूर दराज की यात्रा करनी होती थी। इसी दौरान शोषित भूमिहीन किसानों से उनका परिचय हुआ। वंचित किसानों का दुख और पीड़ा उनकी शायरी में दर्द बनकर छलकने लगी। उन्होंने कविता को अभिजात्य वर्ग के सीमित दायरे से बाहर निकाला और इसे आम लोगों की भाषा, कश्मीरी भाषा का लिबास पहनाया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महजूर को कश्मीर के वर्ड्सवर्थ की संज्ञा दी थी। उनकी कविता व्लोहा बागवानों को पुनर्जागरण गीत की तरह अपनाया गया, जिसमें आजादी के लिए कश्मीर की पुकार को आवाज दी गई थी। उन्होंने लोगों से अपने चमन की रक्षा की अपील की और शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने को कहा। व्लोहा बागवानों नौबहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गस करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर, फलन गुल गस करन बुलबुल तिथुई सामान पैदा कर। उनकी कविताओं ने स्वतंत्रता संग्राम को गति दी और गुलामी की जंजीरें तोड़ डालने का आह्वान किया। एक और खूबसूरत कविता गुलशन वतन शु सोनाई में महजूर ने बड़े फख्र के साथ राष्ट्र के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। बुलबुल वनान चुपोशन गुलशन वतन चु सोनई अंज अंज सफेद संगर देवारी संगमरमर। 2013 में भारत सरकार ने गुलाम अहमद महजूर की स्मृति में डाक टिकट जारी किया। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। आज हम शरण रानी का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 अप्रैल 1929 को हुआ था। वो एक शास्त्रीय वाद्य कलाकार थीं और भारत की पहली सरोद वादिका भी। लोग प्यार से उन्हें सरोद रानी कहकर बुलाते थे। शरण रानी का जन्म पुरानी दिल्ली में हुआ था। उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां और उनके पुत्र अली अकबर खां से सरोद वादन का प्रशिक्षण लिया। चांदनी चौक में एक गली है, जिस गली का नाम है जुगल किशोर। उसके अंदर हमारे बाबा जी के परिवार के सब मकान हुआ करते थे। उसी एक मकान में हम 10 भाई बहन थे और मैं सबसे छोटी। उस समय अंग्रेजों का राज था। दिल्ली में शोर मचा हुआ था, क्योंकि 8 अप्रैल को भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका और 9 अप्रैल को मेरा जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेशों में लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शरण रानी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। वर्षों तक वे बिल्कुल मौन रहकर जरूरतमंद सेनानियों की मदद करती रहीं। उन्होंने कभी भी किसी सद्कार्य के लिए अनुरोध को ठुकराया नहीं और धर्मार्थ तथा सेवा कार्यों के लिए संगीत प्रस्तुतियां देती रहीं। शरण रानी ने गुरु शिष्य परंपरा से संगीत सिखाया और किसी भी शिष्य से कभी कोई शुल्क नहीं लिया। शरण रानी ने दिव्य सरोद, मूल, प्राचीनता और विकास
इस नाम से सरोद का इतिहास भी लिखा। ये पुस्तक 1992 में प्रकाशित हुई। तत्कालीन उपराष्ट्रपति KR नारायणन ने इसका विमोचन किया। पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन पूर्व प्रधानमंत्री श्री I.K. गुजराल ने 2008 में किया। कई वर्षों तक कैंसर से जूझने के बाद अपने 80वें जन्मदिन से सिर्फ एक दिन पहले 8 अप्रैल 2008 को उनकी मृत्यु हो गई। देश की इस महान सुपुत्री को हमारा नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार की संग श्रृंखला की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर में सुशासन प्रक्रिया में जन भागीदारी की जड़ें सभी स्थानीय और प्राथमिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले मासिक रेडियो कार्यक्रम आवाम की आवाज के शुरू होने के साथ ही और गहरी हो गई हैं। ये कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के आकाशवाणी, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा दूरदर्शन के DD कशीर चैनल पर हर महीने के तीसरे रविवार को सुबह 11 बजे प्रसारित होता है। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आम जनता से विकास नीतियों का मसौदा तैयार करने के लिए सुझाव मांगे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की आवश्यकता के अनुसार सुशासन को अधिक समावेशी और संवेदनशील बनाना है। आवाम की आवाज का प्रसारण जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक अनोखी पहल है, जिसका उद्देश्य जनता से प्रतिक्रिया प्राप्त करने, प्रदेश में शासन की प्रक्रिया को और अधिक सहभागी बनाने और उनके सुझावों व विचारों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। आवाम की आवाज कार्यक्रम को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में भारी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसको बड़ी संख्या में नागरिक रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश में समग्र शासन प्रक्रिया में हो रहे बदलाव को जानने में सक्षम हो जाते हैं। पिछले महीने आवाम की आवाज कार्यक्रम का 1 साल पूरा होने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने समाज के हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भागीदारी विकास प्रक्रिया में प्रदेश के नागरिकों के बहुमूल्य योगदान पर उनका आभार व्यक्त किया है। साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में कार्यरत सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आकाशवाणी और दूरदर्शन मीडिया इकाइयों को आवाम की आवाज कार्यक्रम के सफलतापूर्वक प्रसारण के लिए उनके निरंतर समर्थन पर धन्यवाद व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कोल। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में कल भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर 2-1 से जीत दर्ज की। भारत ने करीब 10 साल बाद नीदरलैंड्स को हराया है। कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत अपने अपने मैच हार गए हैं। कोरिया की एन सियोंग ने पीवी सिंधु को सीधे सेटों से हराया। वहीं पुरुषों के सिंगल्स सेमीफाइनल में किदाम्बी श्रीकांत इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से हार गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। नवी मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। पुणे में मुंबई इंडियंस के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की चुनौती होगी। मौसम विभाग ने केरल के विभिन्न जिलों में मंगलवार तक बिजली गिरने और गरज के साथ तेज वर्षा होने का अलर्ट जारी किया है। तेज हवा चलने की आशंका के मद्देनजर मछुआरों को आज और कल समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्म हवाएं चल सकती हैं। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार है। जम्मू, श्रीनगर, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के राजनीतिक भाग्य का फैसला करने के लिए नेशनल असेंबली की बैठक। आतंकी गुट लश्कर तैयबा के प्रमुख हाफिज मोहम्मद के बेटे हाफिज तलहा सईद को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया गया। सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती कोविड टीका लगाने का निर्णय किया। साथ ही कोरोना के संक्रमण के अधिक मामलों वाले 5 राज्यों को संक्रमण के प्रसार पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के केवड़िया में मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों के लिए मतदान जारी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली में प्रतिष्ठित कलाकारों को
संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक पुरस्कार और ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। भुवनेश्वर में महिला हॉकी प्रो लीग में भारत ने मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड्स पर 2-1 की जीत दर्ज की। कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत मैच हारकर बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।